हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 8,514 से संबंधित है उसी तरह बताना है 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपका करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। हम सबसे पहले उन 2 पेयर की संख्याओं को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पेयर की संख्याएं 8 और 514 है। 8 और 514 ये 2 पेयर की संख्याएं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को 2 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए 8 से 514 बन रहा है, यानी बहुत बड़ी संख्या बन रही है। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 होगा, लेकिन अगर हम लोग 8 का क्यूब कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर 8 का हम लोग क्यूब कर दें तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 514 दिया है तो कोई बात नहीं, 2 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 514। ओके, इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी पता चल गया पहली संख्या का क्यूब करने पे और +2 करने पे दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम यहाँ पे भी 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसमें +2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 4, 17, 17 के बाद 43, 43, 82, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, अगर ध्यान से इस सीरीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 से 17 बन रहा है। अगर 4 का, समझिएगा ध्यान से, अगर 4 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में +1 करेंगे तो 17 आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किए तो मान लीजिए यहाँ पे एक डिक्रीज होकर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा, बहुत बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ क्या दिया है, 43, यानी कि मल्टीप्लाई करके हम आंसर नहीं ला पाएंगे, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। ओके, अगर हम लोग डिफरेंस ले लें, 4 और 17 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ओके, और 17 और 43 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपका 26 आ जाएगा। और पुनः 43 और 82 का डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 39, यानी 43 में 39 जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। आप जोड़ के भी देख लीजिए, 9 3 12 कर 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8। अब ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, पुनः अगर नीचे यहाँ देख लें, नीचे वाली सीरीज में 13 से 26 हो रहा है, यानी +13 हो रहा है। ठीक है, 26 से 39 हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है, +13 हो रहा है। तो अगली बार भी तो +13 ही तो होगा ना 39 में। तो 39 में जब हम +13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यानी 82 में जब हम 52 ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे राइट आंसर आ जाएगा। और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 8 5 13, यानी 134 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और 134 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ओथ को एक कोड के रूप में 151208 लिखा जाता है तो अल्टर के लिए कोड क्या होगा। देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कभी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। या तो प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोड किया जाएगा या तो प्लेस वैल्यू का सम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो ओथ का अगर प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या नहीं बन सकती है। इजिली हमें दिख रहा है कि इतनी बड़ी संख्या तभी हो सकती है जब हम ओथ के अक्षरों के प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट कोडिंग करेगा। आप देख भी पा रहे होंगे कि ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यहाँ 15 लिखा है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, मैं लिख करके आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, इतनी तो तेज़ी होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। ए का प्लेस वैल्यू 1, टी का प्लेस वैल्यू 20 और एच का प्लेस वैल्यू 8। ठीक है, और इसी चीज़ को इन्होंने हूबहू लिखा है 15 1 20 8, इसी चीज़ को इन्होंने लिखा है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अल्टर में भी सेम कर लेंगे। अब देखिए, आपको एग्जाम में तो ऐसे लिखना नहीं है ना, एक एक लिखेंगे तो लुटिया डूब जाएगी, सिलेक्शन होगा नहीं। आपको ओरली देखना है, सोचना है। देखिए, ए का प्लेस वैल्यू 1, एल का 12, टी का 20, ई का 5 और आर का 18, यही तो होगा ना प्लेस वैल्यू। तो यानी लिखा क्या जाएगा अल्टर को,
11 22 0 518 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से भिन्न चिन्ह की पहचान कीजिए। 4 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें 4 डायग्राम दिया गया है। हमें बताना है कि 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं और एक इनमें से क्या है? भिन्न है। हमें भिन्न का पता लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से ऑप्शन ए को देखने पे पता चल रहा है कि एक सर्किल है और सर्किल के बीच में क्या है? 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, है कि नहीं? ऑप्शन बी में भी हम देख पा रहे हैं कि एक आपका वर्ग है और वर्ग में 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। यही तो हो रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन सी को भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ भी एक सर्किल है, यहाँ पे भी 2 लाइनें क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। अंतर इतना ही है कि पहले वाले सर्किल में 90 पे क्रॉस कर रही थी और यहाँ पे 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं कर रही हैं। लेकिन ऑप्शन डी को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 रिंग एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यानी यहाँ पे 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए, बी और सी तो एक प्रकार के हैं, क्योंकि इनमें 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक प्रकार के हैं। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। तो हमारा विषम कौन सा हो जाएगा? भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 12 @ 2 = 145 और 15 @ 2 = 226 तो 24 @ 2 बराबर क्या होगा? हमें बताना है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की इस तरह के प्रश्नों में ज़रूरत होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मान लीजिए कि 12 @ 2 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि @ के स्थान पे कोई ना कोई साइन रहा होगा, प्लस या माइनस या भाग्य या गुणे। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर @ की जगह पे या पूरे इस यहाँ से 12 @ 2 = 145 में कोई प्रक्रिया हुई होगी तभी तो 145 बन रहा है। 12 @ 2 के इक्वल टू में 145 आ रहा है। सेम प्रक्रिया 15 @ 2 में हुआ होगा तो 226 बन रहा है कि नहीं? तो वही प्रक्रिया सेम हम लोग क्या करेंगे? 24 @ 2 में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि अगर @ की जगह प्लस करते हैं तो भी 145 नहीं होगा, और अगर डिवीजन करते हैं तो भी 145 नहीं होगा, माइनस करते हैं तो भी नहीं होगा, और डिवीजन करेंगे तो भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि @ की जगह कोई भी साइन रखने पे 145 नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि 145 बहुत बड़ी संख्या है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ और देखने पे ध्यान से पता चल रहा है कि 12 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, क्योंकि 145 जो है 12 के क्या है? स्क्वायर के पास है। तो मैंने क्या किया कि जो @ के बाद जो 2 है ना, इसको 12 की मैं पावर कर दिया। ध्यान से समझिएगा। तो कितना हो गया? 144 हो गया कि नहीं? लेकिन यहाँ तो 145 है तो कोई बात नहीं, 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया? 145। ओके। अब पुनः देखिए 15 @ 2 है ना, तो 15 के पावर @ यानी बगल वाला जो @ की संख्या 2 है उसको पावर पे लाइए तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, और हमने +1 यहाँ ऐड किया था तो यहाँ भी ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 226, ठीक है। यानी हो रहा है कुछ भी नहीं, जो @ के बाद की जो संख्या 2 है ना, वह पहली संख्या की पावर बन जा रही है और स्क्वायर करके +1 जोड़ने पे इक्वल टू वाली संख्या आ रही है, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया 24 @ 2 में कर लेंगे। अब ये पावर 24 के ऊपर चला जाएगा तो 24 का ये स्क्वायर बन जाएगा, और 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस इसमें जब 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 577 आएगा, और 577 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्वेती अपनी कक्षा में ऊपर से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? देखिए अब बिल्कुल एक फिक्स टाइप का प्रश्न है और इसको करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। इस तरह के प्रश्नों के पैटर्न को आप लोग रट लीजिए, ठीक है। कई दफ़ा आपसे पूछा जाएगा ना कि किसी लाइन में किसी व्यक्ति का लेफ्ट से कुछ स्थान है और राइट से इतना ही स्थान है, तो उस जो लाइन है ना उसमें टोटल क्या है, कितने लोग हैं। तो इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज घुमाया जाएगा। देखिए यहाँ पूछा ना कक्षा में कितने छात्र हैं, स्टूडेंट तो एक ही है, श्वेती, जिसके बारे में बोला गया है कि उसका कक्षा में ऊपर से जो स्थान है 26वां और नीचे से 46वां स्थान है। तो कुल टोटल छात्र कितने हैं? तो टोटल स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा? 46 + 46 - 1। तो 46 कितना हो जाएगा?
तो 92 और 92 माइनस 1 करेंगे तो 91, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91। इस पैटर्न को याद रखिएगा, जब भी किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा जाए, इनिशियल से पोजीशन और लास्ट से पोजीशन के बारे में अगर डाटा हमको दिया हो और टोटल उस लाइन में, उस कक्षा में पूछा जाए कि टोटल लोग कितने होंगे, तो नीचे और ऊपर से स्थानों का सम कर दीजिए और -1 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है, जिस तरह जो ध्वनि है कान से संबंधित है उसी तरह बताना है, खुशबू क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सेम आपका 1 नंबर का सवाल है, अंतर इतना ही है कि वहाँ पे आपको नंबर दी गई थी संख्याएं और यहाँ पे आपको शब्द दिया है, लेकिन करने का हमारा सेम तरीका होता है। जो भी 2 पेयर के शब्द दिए गए होते हैं, हम ये देखते हैं कि जो 2 पेयर के शब्द हैं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, ठीक है। और जो संबंध 2 पेयर के शब्द में है, जो लॉजिक लग रहा है उनके बीच में, वही संबंध लॉजिक खुशबू और क्वेश्चन मार्क के अंदर लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। ध्यान से अगर ध्वनि और कान को देखो तो हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, देखिए छठ पूजा समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं ना पढ़ाके छोड़ ही रहे हैं। आवाज़ आपको शायद सुनाई दिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी छठ अच्छे से मनाए होंगे और छठ माता जी आप लोगों का सिलेक्शन कराएं, आप लोग अच्छे से पढ़े, ताकि अगली बार जब भी आप छठ पूजा मनाएं, दीपावली मनाएं, तो आप लोगों के पास एक नौकरी हो, एक अलग जोश, एक अलग उमंग हो। देखिए एक बात जान लीजिए, रियलिटी लाइफ की यही है कि अगर आपके पास, आप सक्सेसफुल नहीं हैं, सक्सेसफुल का मतलब अगर आप बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास एक नौकरी नहीं है, नहीं पा पाते हैं, तो देखिए ज़िंदगी बहुत टफ होने वाली है, बहुत कठिन होने वाली है कि नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक नौकरी, क्योंकि जो भी बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं 99% ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए नौकरी बहुत एक बड़ी चीज़ होती है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करिए, क्योंकि एक एज है, एक उम्र है, घर वाले भी 3 साल 4 साल 5 साल आपको टाइम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, है कि नहीं। जिस दिन आप 26 क्रॉस कर जाएंगे, आज मेरी बात को आप लोग नोट कर लीजिए, जिस दिन आप 26 प्लस हो जाएंगे, आपसे लोग होप छोड़ देंगे, घर वाले सपोर्ट कम कर देंगे या तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और खुद से भी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए पहले जोश में, पहले उत्साह में अधिक से अधिक मेहनत करिए। और कोई भी देखिए, ग्रुप डी की नौकरी हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे सीजीएल की नौकरी हो, चाहे आप इंस्पेक्टर बनिए, चाहे आप क्लर्क बनिए, लेकिन कोई एक नौकरी ले लीजिए। नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी से यही फ़ायदे हैं कि बाढ़ आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, आपके महीने के 20,000 पेमेंट है तो 20,000 आपको मिलना है। अगर 20,000 मिलना है तो जो भी 20,000 मिलना है, 50,000 मिलना है, जो भी आपकी नेसेसिटी होगी उसको आप पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई जॉब करता होगा तो उससे पूछिएगा। प्राइवेट सेक्टर की कहानी आज ये है, मैं आपको बताता हूँ, आपका 2 मिनट लेता हूँ। 80% जो जॉब है, ध्यान से समझिएगा, प्राइवेट सेक्टर में 80% जो जॉब है ना, उनमें जो लोग काम करते हैं उनकी जो सैलरी है 20,000 से बिलो है, 20,000 के नीचे है। यानी 100 लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उसमें से 80 लोगों की जो सैलरी है 20,000 से नीचे है, तो समझ सकते हैं। और उसमें भी एक और प्रॉब्लम है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आज हैं कल आपको निकाल दिया जाए। गूगल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ क्या कर रही हैं, एप्पल जैसी कंपनियाँ छटनी करती हैं, यानी अपने एम्प्लॉइयों को निकालती हैं, ले ऑफ करती हैं। फेसबुक जैसी कंपनियां करती हैं। आप सोच सकते हैं कि जो ये फेसबुक हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ये सारी कंपनियां IITians को हायर करती हैं। जो IIM से गए होते हैं बच्चे उनको हायर करती हैं, वहाँ से प्लेसमेंट उनका होता है, कैंपस प्लेसमेंट से जाते हैं, जिनके पैकेज करोड़ों लाखों के होते हैं। उन बच्चों की भी छटनी ये कंपनियाँ कर देती हैं, जब क्या होता है कि इनको ज़रूरत फील होती है। तो प्राइवेट, कहने का मोटा मोटी ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी हो, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। आप आज कहीं काम करने, कल आपको निकाल दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर रेलवे ग्रुप डी में भी चले जाएंगे, सीजीएल भी निकाल लेंगे, इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे, तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है। आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं, है कि नहीं। तो इसलिए बेहद ही ज़रूरी है और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ताकि अगली दीपावली और अगली छठ जो पूजा आप मनाएं बहुत आपका खुशहाल हो। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सिंपली हमको पता चल रहा है कि जो ध्वनि है ना, ध्यान से समझिएगा, ध्वनि जो है ना, तो ध्वनि को हम किसके द्वारा सुनते हैं, कान से ही तो सुनते हैं, कान से ही तो
से ही तो सुनते हैं ना, यानी कि जो हमारा कान जो अंग है शरीर का, उसके द्वारा ध्वनि को सुनते हैं, यानी जो ध्वनि है कान के द्वारा सुना जाता है। ओके, उसी तरह जो खुशबू है, यानी कि जो आप बोल सकते हैं कि खुशबू है, कोई अच्छी चीज़ें महकती है, सब्जी वगैरह बनती है तो उसकी खुशबू आती है, उसको किससे आप महसूस करते हैं? तो नाक से ही तो करते हैं। मान लीजिए खुशबू को नाक से ही तो महसूस करते हैं ना। मान लीजिए कोई गंदी स्मेल आ रही है तो भी तो आप नाक से ही करते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नाक होगा, और नाक किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या है? देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लॉक का एक प्रश्न है और एक फिक्स टाइप का प्रश्न है। हमेशा इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा ना, इसका एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आप घड़ी बना के करते रह जाएंगे। इसलिए आप इस फॉर्मूले को और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चनों का जब भी आपको आए तो इस पैटर्न को याद रखिएगा। देखिए जब भी अभी घड़ी में क्या बोला है कि घड़ी देखने पर 8:30 का समय दिखता है दर्पण में, लेकिन घड़ी को हम किस में देख रहे हैं? दर्पण में। तो रियल टाइम क्या है? ठीक है, ये पूछा ना। तो रियल टाइम बराबर जब निकालना होगा ना तो 11:60 में से दर्पण का टाइम माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करिए, ये 30 आ गया और ये 11 यानी कि 3:30। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। समझिएगा ध्यान से, जब भी आपको किसी घड़ी का जो टाइम है दर्पण में दे दिया जाए और रियल टाइम पूछे तो भी आप 11:60 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या आपसे रियल टाइम दे दे और दर्पण का टाइम पूछे तो भी आप क्या कीजिए, 11:60 में से अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भूलिएगा कभी भी मत, जब भी आपको रियल टाइम दे या दर्पण का टाइम दे और दोनों में से कोई भी एक पूछे तो 11:60 में से आप माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 11:60, इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया है? बर्तन है, फर्नीचर है और कपड़े हैं। इन तीनों शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, अब देखिए बर्तन है, फर्नीचर है और कपड़े हैं। ठीक है ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो बर्तन और फर्नीचर में हम देखें तो कोई संबंध दिख रहा है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं सर कोई संबंध नहीं है। फर्नीचर और कपड़े में कोई संबंध होता है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं सर कोई संबंध नहीं होता है। और कपड़े और बर्तन में कोई संबंध है तो क्या? तो आप बोलिएगा नहीं सर कोई संबंध नहीं है। यानी हम देख पा रहे हैं कि जो तीनों शब्द है ना एक दूसरे से संबंधित नहीं है ना। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ मैंने एक क्या किया, बर्तन बना लिया है ना, बर्तन के लिए बन गया। और यहाँ मैंने क्या किया, कपड़ा बना लिया, कपड़े के लिए एक डायग्राम बन गया। और नीचे मैंने एक क्या बना लिया, तो यहाँ पे फर्नीचर के लिए, एफ से फर्नीचर। क्योंकि ये तीनों शब्द एक दूसरे से संबंधित नहीं है डियर ना, इसलिए हम तीनों के लिए अलग डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग। यानी इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ABCDEF यानी कि यहाँ से A से Z तक आपको अल्फ़ाबेट दिया है और नीचे क्या बोल रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर। ठीक है, यहाँ पे नीचे उल्टा करके लिख भी दिए हैं जो बोल रहे हैं। करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सारा कुछ लिख ही दिए हैं तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना। बोले हैं ना कि जो A से Z तक अल्फ़ाबेट लिखा गया है ना, इसको उल्टा किया जाता है। उल्टा इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद उल्टा करने पर बोल रहा है कि दाएं से यानी राइट से, इधर से 9वें अक्षर, 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? आई के बाएं यानी इसके लेफ्ट 5वां, 1 2 3 4 5 N यानी 5वां कौन हो जाएगा? N हो जाएगा। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए मैंने जब दाएं से जब 9वां निकाला तो मैंने आई सीधे क्यों चूज किया? मैं काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि डियर आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और ए से जब हम आई के पास आएंगे तो 9वें पास पहुंचेंगे, है ना। और 9वें के पास पहुंचने के लिए बोला था तो मैं सीधे आई ले लिया। आई क्यों? क्योंकि आई के प्लेस वैल्यू 9 होता है। यहाँ से 5वां बाएँ, इसका बाएँ लेंगे, लेफ्ट लेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी N इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
यदि प्लस अर्थात भग्य, भग्य अर्थात माइनस, माइनस अर्थात गुणे, गुणे अर्थात प्लस, तो 42 + 6 भग्य 5 - 3 गुणे 70 बराबर क्या होगा। ओके, देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है और एसएससी का ये फेवरेट प्रश्न है। एसएससी इस तरह का प्रश्न पूछती है, हल्का प्रश्न एक पूछ लेती है, इस तरह का प्रश्न आता ही है। सिंपल सा प्रश्न है, बोल रहा है ना, देखिए प्लस अर्थात क्या है, भग्य, यानी जो प्लस है ना इसके स्थान पे इस इक्वेशन में हम भग्य लिखेंगे। ठीक है, भग्य अर्थात माइनस, यानी जहाँ जहाँ इक्वेशन में भग्य है वहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस अर्थात गुणे, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ गुणे लिखेंगे। और गुणे अर्थात यानी कि प्लस, यानी गुणे की जगह हम प्लस लिखेंगे। तो सिंपली इस इक्वेशन में हम कर लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है, भग्य है 6, भग्य का मतलब माइनस है, और माइनस का मतलब गुणे है, और गुणे का मतलब प्लस है, इक्वल टू 6 से 7 बार में कट जाएगा, 5 × 15 + 70, 70 और 7 77 हो गया है ना। और 77 में से आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 15, 70 में से आप 8 माइनस कर देंगे, इतना हो जाएगा आपका 70, 7 77 यहाँ कर लीजिए नीचे, -15 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है सभी चारपाई होटल हैं, सभी होटल चादर हैं। ठीक है, सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है। इस तरह के प्रश्नों को करने का क्या तरीका होता है, तो सिंपली जो भी कथन स्टेटमेंट दिया गया होता है उसके द्वारा हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को देखते हैं कि क्या निष्कर्ष सही हो सकता है कि नहीं। इस प्रश्न का मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आप लोग आंसर करके बताइएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रश्न है। हल्का तो है लेकिन बहुत तगड़ा प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा कथन के आधार पे। बोला है कि सभी चरपाई क्या हैं, सभी जो चरपाई हैं क्या हैं, सभी चरपाई क्या हैं, तो आपका होटल है ना। सभी चरपाई क्या हैं, होटल है। ओके, बना लेते हैं। सभी चारपाई क्या है, होटल है। ओके, और क्या बोला है, तो सभी होटल क्या है, दूसरा चादर है। सभी जो होटल है ना वो क्या है, चादर। अब देखिए मैंने क्या किया, डायग्राम तो बना दिया, अब निष्कर्ष दिया है। तो कुछ चरपाई चादर हैं और कुछ चादर चरपाई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा इस डायग्राम के आधार पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।